नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है जिसमें राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के आंकड़े पेश किए गए हैं। यह रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सबसे अधिक 4,340 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा प्राप्त किया है। इसके बाद कांग्रेस का स्थान है, जिसे 1,225 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चंदे का एक बड़ा हिस्सा चुनावी बंडल से आया है। बीजेपी ने अपनी कुल आय का 50.96% यानी 2,211.69 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपनी आय का 83.69% यानी 1,025.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आम आदमी पार्टी को चंदे में 22 करोड़ 68 लाख रुपए मिले, लेकिन उसने इससे भी अधिक खर्च कर दिए हैं। सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 74.57% अकेले बीजेपी को मिला है, जबकि बाकी 5 दलों को 25.43% चंदा मिला है। रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान पार्टियों द्वारा प्राप्त चंदे और खर्च का विवरण भी उपलब्ध है। इसके साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की घटना के संदर्भ में भी नई जानकारियां आई हैं। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती की गई है। 26 फरवरी तक काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है और 60 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना है। केंद्र सरकार ने महाकुंभ के दौरान बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी और 25 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है और आने वाले वीकेंड के लिए भीड़ प्रबंधन के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने लाइव मॉनिटरिंग के जरिए यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में भी इस घटना को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। रेल प्रशासन इस घटना की जांच कर रहा है और इसे रोकने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करने की योजना बना रहा है। दिल्ली एनसीआर और बिहार में भूकंप के झटके, फिलहाल जानमाल की कोई हानि नहीं। दिल्ली एनसीआर और बिहार में हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह लगभग 5:36 बजे झटके महसूस किए गए, जिसके लगभग 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सिवान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। दोनों स्थानों पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में तेज झटकों के कारण लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और लोगों से शांत रहने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अधिकारी स्थितियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की एक खास बात यह थी कि इस बार लोगों को गड़गड़ाहट की आवाज भी महसूस हुई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि भूकंप की तीव्रता कम थी, फिर भी झटका तेज क्यों लगा, गड़गड़ाहट क्यों महसूस हुई और क्या यह भविष्य के लिए कोई बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। मौसम और भूकंप विशेषज्ञ आनंद शर्मा के अनुसार यह एक सेलो भूकंप था, यानी इसका केंद्र सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर था। सेलो यानी उथले भूकंप उन्हें कहा जाता है, और जब भूकंप की जड़ें जमीन के सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के नीचे होती हैं, तो इसकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा होती है, यानी ये ज्यादा रिस्की भूकंप होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के जो सेलो उथले भूकंप आते हैं, वे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव सतह के करीब होने की वजह से तेज महसूस होता है और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि दिल्ली में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता कम थी, इसलिए किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, वरना बहुत बड़े हादसे हो सकते थे। दिल्ली के नए सीएम की शपथ 20 फरवरी को। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री 20 फरवरी को शपथ लेंगे। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। शपथ में पीएम मोदी समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि बीजेपी ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है और उसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा और रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी देखने को मिल रही है। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा और वह मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे, जो 18 फरवरी को हो रही है। इसके अतिरिक्त विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव हैं और 1989 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार ने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech की उपाधि प्राप्त की है। खेल की दुनिया से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है। सोमवार को टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। यूक्रेन युद्ध पर खास खबर, रूस और अमेरिका के बीच आज एक उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है। रूस ने पुष्टि की है कि 2 रूसी अधिकारी शामिल होंगे। यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच आज एक उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई शुरू हो गई है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, LGV के सक्सेना ने समय सीमा तय की है और नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम सोमवार से शुरू हो गया। बीजेपी ने हालिया चुनाव में इसे अहम मुद्दा बनाया था। नदी की सफाई के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। LG कार्यालय के अनुसार यमुना की सफाई 4 चरणों में होगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली के चांदनी चौक में अवैध निर्माणों की CBI जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि दिल्ली के व्यस्त चांदनी चौक इलाके में कथित अवैध निर्माण और इसे रोकने में MCD की विफलता की CBI से जांच कराई जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2025 से 26 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 17 फरवरी को उद्योग से जुड़े लोगों के साथ बजट पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच FII की बिक्री से घबराने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार देश में संपत्ति निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए पूंजीगत व्यय को 10.2% बढ़ाकर 1 लाख रुपए करोड़ करना है। इसके अलावा सरकारी खर्च 11.21 लाख रुपए करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट बताती है कि सरकार बैंक जमा पर बीमा कवरेज बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम डिकॉस्क बीमा प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई बैंक विफल हो जाता है तो जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की परवाह किए बिना 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। सरकार इस सीमा को बढ़ा सकती है। जनवरी में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 1.9 लाख डॉलर करोड़ तक पहुंच गया। व्यापारिक निर्यात में 2.4% की कमी आई, जबकि आयात में 10.3% की वृद्धि हुई। भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उनकी AI पहलों में सहायता करने के लिए भारत AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च करेगी। भारत AI मिशन के हिस्से के रूप में 14,000 GPU तैनात किए जाएंगे। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पोर्टल अगले 7 से 8 दिनों के भीतर लॉन्च हो जाएगा।